हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रीता मिश्रा फिर आपके सामने फेज़र डायग्राम का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हम फेज़र डायग्राम्स का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग टाइप के लोड्स के लिए कैसे ड्रॉ होता है। पिछले वीडियो में कुछ अजम्पशंस यही थे और एक अजम्पशन मैंने चेंज कर दिया क्योंकि अब मैं वेराइटीज़ ऑफ लोड्स पर फेज़र डायग्राम बना के बताऊँगी। तो पिछले वीडियो में लीकेज ऑफ फ्लक्स जीरो था ट्रांसफार्मर का, वो अभी भी है। रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग जीरो थी, वो अभी भी है। के की वैल्यू को मैं ग्रेटर दैन 1 मान के चल रही हूँ। के की वैल्यू ग्रेटर दैन लेस दैन 1 मानी तो E1 बड़ा हो जाएगा E2 से। वो कोई बहुत बड़ा फेजर डायग्राम में चेंज नहीं क्रिएट करने वाला है। पर अब यहाँ पर लोड मैं लेकर चल रही हूँ RL टाइप का, मतलब रेजिस्टिव इंडक्टिव टाइप का लोड लेकर चल रही हूँ। आप लोगों ने AC सर्किट्स में R टाइप का लोड, RL टाइप का, C टाइप का, RC टाइप का, RLC टाइप का, सब टाइप के लोड्स पढ़े होंगे। तो मैं फिर से वो बेसिक को थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। पिछले वीडियो में मैंने रेजिस्टिव लोड को लेके यूनिटी पावर फैक्टर की बात की थी कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो रहता है। कब? जब ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। अब मैं बात करूँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो लोड में से बहने वाला करंट लोड के अक्रॉस के वोल्टेज को, लोड में से बहने वाला करंट लोड के अक्रॉस के वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करता है। और लैगिंगनेस मैं किधर दिखाऊंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जो ज़्यादा लैग कर रहा होगा वो ज़्यादा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो I2 करंट लैग करता है वोल्टेज को प्योर इंडक्टेंस में, और लोड हमारा कैसा है? प्योर इंडक्टिव है अगर, तो V2 को I2 90 डिग्री से लैग करेगा। अभी मैं क्या लेकर चल रही हूँ? RL टाइप का लोड, ना तो प्योरली रेजिस्टिव है ना प्योरली इंडक्टिव है। तो जो फेज डिफरेंस होगा ना तो वो थीटा जो होगा थीटा टू लोड का पावर फैक्टर एंगल, ये जीरो है यहाँ पर थीटा टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा टू जो होगा वो इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री होगा। ये केस लेकर चल रही हूँ मैं लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच के फेज डिफरेंस को लेकर। तो मतलब ये बेसिक मुझे एक्चुअली आप लोग को याद दिलाना था कि क्या है। अब फिर से मैं फेजर डायग्राम बनाना शुरू करूँगी। किस तरफ से? लोड साइड से। लोड साइड के वोल्टेज को मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। V2 को ड्रॉ कर लिया। V2 E2 के बराबर ही होगा क्योंकि उस सर्किट में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो है, तो V2 इक्वल टू E2 हो गया। V2 और I2 के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? ये वाला जिसको मैं थीटा टू बोल रही हूँ, ये थीटा टू इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री होगा। करंट जो है वो वोल्टेज को V2 को लैग करेगा, और लैगिंगनेस ज़्यादा किस तरफ रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेचुरली I2 को मैं यहाँ शो करूँगी कितने एंगल पर? थीटा टू पावर फैक्टर एंगल पर। थीटा टू पावर फैक्टर एंगल पर मैं इसको शो करूँगा। अगर मैं कहूँ लोड का पावर फैक्टर कितना है, तो कॉस थीटा टू ये लोड का पावर फैक्टर होगा। थीटा टू की वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में क्यों है? क्योंकि RL टाइप का लोड है। क्यों? क्योंकि प्योरली R होता तो 0 डिग्री होता, प्योरली L है तो 90 डिग्री, प्योरली L होता तो 90 डिग्री होता। अब R भी है L भी है, तो दोनों का मीडियोटिक एंगल होगा, तो वो इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री होगा। और लैगिंग होगा करंट, क्योंकि इंडक्टिव में करंट लैग करता है वोल्टेज को, तो वो लैगिंगनेस के साथ है। तो I2 E2 को थीटा टू एंगल से लैग करेगा। ठीक है। अब E1 भी मैं यही शो कर देती हूँ, क्योंकि E1 और E2 अलाइंड होते हैं, सेम फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए। तो E1 E2 अलाइंड है, बना दिए। E1 को मैंने छोटा बनाया E2 से, क्योंकि K की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अपना ग्रेटर दैन 1 है, तो ट्रांसफॉर्मर कैसा बिहेव कर रहा है? स्टेप अप जैसा। अब E1 E2 से 90 डिग्री पर मैं क्या बनाऊंगी? फ्लक्स बना दिया। E1 E2 से मैं वर्किंग फ्लक्स कितने एंगल पर बनाऊंगी? फाई पर, क्योंकि फाई की वजह से E1 E2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 90 डिग्री पर मैंने वर्किंग फ्लक्स आगे बनाया, तो ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है। और लैगिंगनेस किस तरफ होती है? क्लॉकवाइज में होती है। अब फाई से हिस्टेरेसिस की वजह से मुझे I0 थोड़ा सा आगे बनाना पड़ेगा। कितने एंगल से? लेमडा एंगल से, हिस्टेरेसिस एंगल से। लेमडा को हिस्टेरेसिस एंगल बोलते हैं। तो I0 को मैं फाई से थोड़ा आगे बनाऊंगी,
लेमडा एंगल से। पहले भी मैं समझा चुकी हूँ, हिस्टेरेसिस की वजह से H जो होता है वो B को लीड करता है, तो I जो होगा वो फ्लक्स को लीड करेगा, तो बना दिया। अब इधर E1 है तो मुझे यहाँ पर -E1 दिखाना है, क्योंकि मैं दोनों फेजर डायग्राम प्राइमरी और सेकेंडरी के इसी तरफ नहीं बनाना चाहती, नहीं तो बहुत ही क्लम्जी हो जाएगा उस वजह से। तो -E1 के बराबर मैंने V1 बना दिया। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में फिर मेरे पास क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो मेरा V1 किसके बराबर होगा, E1 के बराबर ही होगा, बना दिया। अब I2, अब मुझे I2 डैश बनाना है। I2 डैश मैं कहाँ बनाऊंगी, I2 से 180 डिग्री पीछे, कितना, K टाइम्स ऑफ I2। ये मैंने I2 बना दिया, I2 डैश बना दिया, जो कि कितना होगा, K टाइम्स ऑफ I2 होगा। I2 से 180 डिग्री पीछे मैंने I2 डैश बना दिया, और K टाइम्स और K ग्रेटर दैन 1 है, तो नेचुरली I2 डैश की वैल्यू जो होगी वो I2 से बड़ी होगी, तो वो मैंने बता दिया है वहाँ पर। अब I0 ये पूरा 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर हो गया, क्योंकि दोनों I2 और I2 डैश जो होंगे वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के MMF और फ्लक्स डेवलप करते हैं। I2 डैश I2 से बड़ा होगा, क्योंकि K की वैल्यू 1 से बड़ी है, क्योंकि I2 डैश कितना होता है, K टाइम्स ऑफ I2 होता है, तो वो अपन ने बड़ा बना दिया है। अब मैं I2 डैश और I0 का एडिशन निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे I1 चाहिए, तो I0 और I2 डैश का फेजर एडिशन करूंगी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। कर लेते हैं। ये मेरा I1 हो जाएगा, ये मेरा I1 हो जाएगा I0 और I2 डैश के फेजर सम से। अब θ1 पावर फैक्टर एंगल प्राइमरी साइड का कौन सा हो जाएगा, ये वाला θ1, और ये वाला हो जाएगा θ0, ये वाला हो जाएगा θ0, और ये वाला हो जाएगा सेकेंडरी पावर फैक्टर एंगल θ2। तो ये पूरा फेजर डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, और ये अपनी कंडीशन थी RL टाइप के लोड की, तो इस टाइप से ये फेजर डायग्राम पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का ड्रॉ होगा। और अगले टाइप का लोड कंसिडर कर लेते हैं हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस के केस में। वो लोड है आपका RC टाइप का। तो ये मेरे अजम्पशन सारे थे, बस लोड टाइप मैंने RC कर लिया है, बाकी सेम अजम्पशन है। फिर से वही बात, रेजिस्टिव लोड है तो V2 और I2 के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, तो θ2 एंगल कितना हो गया, 0। अगर C टाइप का लोड है, मतलब प्योरली कैपेसिटिव लोड है, तो करंट जो होगा वो लीडिंग होगा और वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करेगा, मतलब ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा, तो वही मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को दिखाया। और प्योर कैपेसिटिव है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, θ2 एंगल। ये सब क्यों है वो AC में हम पढ़ चुके हैं, और मैं वीडियोज़ लाऊंगी तो उसमें और आपको पता चलेगा। अब मैं लोड कौन सा लेकर चल रही हूँ, RC टाइप का लोड लेकर चल रही हूँ। तो RC टाइप के लोड में क्या होगा कि एंगल ना तो 0 डिग्री होगा ना 90 डिग्री होगा, कुछ इन बिटवीन होगा। तो θ2 जो होगा वो 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा। और पर करंट का जो नेचर है वो लीडिंग का ही रहेगा, करंट लीड करेगा वोल्टेज को V2 को, किस तरफ, ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। चलिए फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो फिर से मैं लोड साइड से शुरू कर रही हूँ। V2 फेज जो है फेजर वो नीचे की तरफ है, V2 के बराबर मैं E2 को मेंशन कर देती हूँ। V2 से आगे मैं θ2 एंगल पर I2 ले लेती हूँ, तो ये ले लिया। E2 के ही अलोंग, I2 को थोड़ा छोटा बना लेती हूँ, E1 E2 के ही अलोंग बना लिया जैसा हमें मालूम है, और E1 E2 से 90 डिग्री पर मैं फ्लक्स बना देती हूँ, वर्किंग फ्लक्स बना दिया। फाई से थोड़ा सा आगे मैं I0 बना लेती हूँ लेमडा एंगल पर, हिस्टेरेसिस एंगल पर। सारे रीजंस हमको मालूम है
क्यों? क्योंकि हिस्टैरिसीस की वजह से करंट लीड करता है फ्लक्स को, तो वो हिस्टैरिसीस एंगल लेमडा से मैंने उसको लीडिंगनेस दिखा दी है। अब E1 से पीछे हम -E1 ले लेते हैं, जिसे मैं V1 के बराबर ले लूँगी, जो कि मेरा V1 होगा। अब I2 जो था, ये I2 था, I2 से पीछे थोड़ा सा बड़ा I2 डैश बना लूँगी, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि K टाइम्स ऑफ I2 जो होगा वो I2 डैश होगा, और I2 डैश I2 से 180 डिग्री पीछे होता है, तो वो मैंने I2 डैश, K बड़ा है 1 से, इसलिए I2 डैश मैंने बना दिया बड़ा। अब I0 और I2 डैश, I0 और I2 डैश के फेजर सम से I1 मिलेगा, मतलब पैरेललोग्राम के एक साइड I0 होगी, दूसरी कॉन्जिक्यूटिव साइड I2 डैश होगी, तो डायगोनल मेरा क्या होगा? I1। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है पैरेललोग्राम का, वही फेजर लॉ में भी, फेजर एडिशन लॉ में भी वही सेम यूज होता है। तो अब इसका डायगोनल जो है वो मेरा I1 हो जाएगा, वो मेरा I1 हो जाएगा, बना दिया। अब V1 और I1 के बीच का जो एंगल होगा वो प्राइमरी पावर फैक्टर एंगल θ1 होगा। V1 और I0 के बीच का जो एंगल होगा वो प्राइमरी नो लोड पावर फैक्टर एंगल होगा θ0। और अब अगर मैं आई म्यू और आई डब्ल्यू भी शो करना चाहूँ, I2 के भी दो कंपोनेंट्स आई डब्ल्यू और आई म्यू, उनको भी शो करना चाहूँ, तो I0 से मैं कंपोनेंट ड्रॉ करूँगी फाई के अलोंग, वो मेरा आई म्यू हो जाएगा, और I0 से कंपोनेंट ड्रॉप करूँगी V1 पर, वो मेरा आई डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरीके से सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हमने फेजर डायग्राम पर ड्रॉ कर ली। लोड हमने आरसी टाइप का लिया था, तो ये दो टाइप के फेजर डायग्राम इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, एक आरएल और एक आरसी। उम्मीद है आप लोगों को स्टेप वाइज ये चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी स्टूडेंट को फेजर डायग्राम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव लोड का फेजर डायग्राम, दो अलग अलग फेजर डायग्राम्स बना के देखिएगा और सारी स्टेप्स यही फॉलो करिएगा। तो जहाँ भी डाउट आए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी सारे कंसेप्ट्स एक के बाद एक ला ही रही हूँ, तो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।